नमस्ते बच्चों। तो अपन ने अध्याय 3 भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। आशा है आपको पूरी तरह से वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान अध्याय था। और भूगोल के सभी अध्याय एक दूसरे से जुड़ते हैं और पूरे के पूरे सभी अध्याय आसान हैं, बहुत ज़्यादा आसानी है। एक पहला अध्याय छोड़ दे तो, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, बदलते रहते हैं। अब अपन क्या है, ये महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण अध्याय 4 करने वाले हैं। और इस अध्याय में अपन किन किन बातों को देखने वाले हैं वो है सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिएगा कि महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर है, तो वो है 29% भाग पर। और महासागर जो है वो है अपने 71% भाग पर। आशा है आपको यह समझ में या आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। उसके बाद अपन महाद्वीपीय प्रवाह इसके बारे में जानते हैं कुछ। महाद्वीपीय प्रवाह यानी महाद्वीपों का चलना। अब महाद्वीप आप भी सोचते हो कि महाद्वीप कैसे चलते हैं, ये पृथ्वी कैसे घूमती है, क्योंकि हमने तो कभी अनुभव नहीं की कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन पृथ्वी घूमती है, ये सही बात है। महाद्वीप प्रवाह, तो इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है, यह इसमें प्रमुखता आता है। और परीक्षा में अगर पूछा गया इस पार्ट से प्रश्न, तो इससे और प्लेट विवर्तनिकी से दो से जरूर आएगा। इससे खालिस्तान में कई बार बनते हैं प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। पहले क्या था, मत ये था कि महाद्वीप वो स्थिर है। एक अल्फ्रेड वेगनर है, टेलर है और कुछ और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने विरोध किया कि ये महाद्वीप स्थिर नहीं है। महाद्वीप स्थिर नहीं है तो बहुत सा जो वैज्ञानिकों का बड़ा वर्ग था वो क्या कहता था कि महाद्वीप स्थिर है, ये कहते थे महाद्वीप स्थिर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में टकराव हुआ और इन्होंने ये अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया 1912 में, और जर्मन भाषा में किया सर्वप्रथम। उनके उसके बाद उनमें विरोध हुआ तो उन्होंने बुलाया इनको कि आ जाओ एक बैठक करते हैं और उसमें निर्णय करते हैं कि क्या महाद्वीप प्रवाह कर रहे हैं या एक जगह स्थिर है। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब चले गए वहां, वो बैठे थे, तो इन्होंने कहा महाद्वीपीय प्रवाह यानी महाद्वीप गति कर रहे हैं, यानी संचलन कर रहे हैं, ये गतिमान है। तो वो बैठ के अल्फ्रेड वेगनर की ओर देखने लगे, क्या बोल रहा है साला, महाद्वीप कभी गति करते हैं क्या? तो एक पास में बैठा उसने कहा चलो बताओ महाद्वीप गति कैसे करते हैं, आपने ये सिद्धांत निकाला कहाँ से, आपने मतलब ऐसी सोच कहाँ से लाई? ऐसे तो क्या हम भी कहते हैं कि हमने कल एक महाद्वीप था वो पंख लगा के उड़ रहा था, ऐसे बात थोड़ी होती है। उसने फिर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हवा में, मैं इसके पूरे साक्ष्य ले आया हूँ और आपके सामने रखूंगा भी। अपन भी देखते हैं उन्होंने क्या क्या साक्ष्य रखे। उन्होंने कहा कि 300 बिलियन वर्ष पूर्व मध्य पृथ्वी भूखंड जुड़े हुए थे, यानी 300 बिलियन वर्ष पूर्व समस्त जो पृथ्वी के जितने भी आज के भूखंड है, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये सब क्या थे? जुड़े हुए थे। अफ्रीका, ये सभी एक जगह जुड़े हुए थे और इसके चारों ओर सागर फैला हुआ था। ये कब की बात है? 300 मिलियन वर्ष की। और जो स्थल खंड था तो उसका नाम इन्होंने रखा पेंजिया, और जो सागर था उसका नाम इन्होंने रखा पेंथालासा। यानी ये बीच का जो स्थल खंड है ये पेंजिया और ये पूरे का पूरा जो सागर है ये पेंथालासा, इन्होंने नाम रखा। उन्होंने फिर देखा वो अल्फ्रेड वेगनर के साथ 300 वर्ष पहला होता है, क्या सोचोगे 300 मिलियन वर्ष क्यों करे तू? क्या तू 5,000 साल पुराना ले जा तो क्यों और विश्वास कम हुआ रे? मैं और थोड़ा ज्यादा सोचा रे, आदमी मोटो है जो तो लंबो सोच लियो, तने कहे भगवान सपना में आयोगे, ये क्या सोचो? फिर आंखे रुको, मैं कोई साक्षात सागी सोचो। फिर आंखे 200 मिलियन वर्ष ए महाद्वीप आपस के मां टूटिया, सगना के मजा आवेगा। और बता क्या डूंगो हो भूत बात हो रहा है आगे क्या? फिर आके 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का विघटन हुआ, यानी पेंजिया आपस में टूटने लगा और इसके बीच यानी जब टूटेगा तो दो भागों में विभाजित होगा और आसपास पूरा पानी है तो बीच में भी पानी चला जाएगा, तो बीच का एक सागर बना उसको अपन टेथिस सागर कहते हैं। और जो भाग इसका टूटा ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? अंगारा लैंड।
और नीचे वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने कहा कि जब टूटा तो एक तो बीच में सागर बना, उसका नाम रखा टेथिस सागर, और ऊपर का जो है उसको लोरेंशिया कहते हैं। हम हमारे सिद्धांत में हमने उसे क्या लोरेंशिया कहा है, और दक्षिण में है उसको गोंडवाना लैंड का है। अब उसने कहा ये नाम भी तुमने भगवान बुद्ध ने बताए थे, क्या मामला क्या है, ऐसे सोचता कैसे, तेरे दिमाग खराब है क्या, ये क्या सोचा है। फिर ये रुको, मैंने मेरी पूरी बात कर दियो, बिंगे बाद में मैं थाली बताऊं जवाब भी दूंगा। आके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः विभाजित होकर के आज का महाद्वीप बना। क्या कमेडी उड़ती 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 स्थान पर आ तभी गए के आज का महाद्वीप है, यहाँ बढ़िया टूट गए। फिर एक बात और कही, अंगारा लैंड के वहां किसके शामिल आकर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया है वो किसके हिस्से थे, अंगारा लैंड के हिस्से थे। और गोंडवाना लैंड के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये किसके हिस्से थे, तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। उसके बाद महाद्वीप तो महासागरों को काटते हुए विस्थापित हो रहे हैं। अब इसने एक बात और कह दी, क्या ठीक है टूट टाट के अब तो बन के हो ए नहीं टूट टाट के आ जाओ 2400 मणियो विन के अब तो टूट टाट के अब तो रुक रुका गयो अब युद्धे बगेगा बन के अब तो कोनी। लेकिन धीरे धीरे अब भी विस्थापित हो रही है, जी गति में पहला हो रही है, भी गति में अब हो रहा है। मां के गजब आदमी है, बता के किया हो रहा है। फिर आके महाद्वीप है वो महासागरों को काटते हुए विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, कि महासागर तो कोनी वे के महाद्वीपान काटता, महाद्वीप ही वे के महासागर काटता। इया क्या तेरी सोच काम करेगा मान लो कि फिर आके हो क्या मैं देखो अब हम बात कौन करूं, मैं थारा के प्रमाण भी रखूंगा। कर ले भाई प्रमाण और रख दे, इतनी गप तो तय गाल ही दी, जला प्रमाण वाली और गाल देवा। फिर बात हुई महाद्वीपों में साम्य, यानी महाद्वीपों की तटरेखाएं आमने सामने मिलती जुलती है। अब आप भी देखो, एक बार मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये अपन ने ऐसे करके अफ्रीका बनाया था और ऐसे करके अपन ने यहाँ दक्षिणी अमेरिका बनाया था। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ अगर इसको फिट करें तो ये फिट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें यहाँ और इसको अगर देखें तो ये फिट होता लग रहा है, जिग्सो फिट। और यही एक बुलर्ड के कंप्यूटर प्रोग्राम की बात आती है। बुलर्ड ने भी 1964 में, इसने तो इसके बाद ये इनके साथ नहीं, उसी समय तो नहीं था लेकिन बाद में इन्होंने भी विश्वास किया और इन्होंने कहा कि बुलर्ड इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 1000 फेदम तक की गहराई तक इन महाद्वीपों की तटरेखाओं में साम्यता दर्शाई है। इन्होंने कहा कि आमने सामने की तटरेखाओं को आज देख लो, इसमें आपको समानता मिलेगी। उन्होंने कहा ये तटरेखाएं हवा में नहीं है, हवा में भी होती तो ये कट जाती, ये पानी में है और पानी की लहरों को आपको पता है कि कितनी बार इन तटरेखाओं को इसने काटा होगा, कि तटरेखाओं काट काट के आम तो समतल बना दिया, अपने नए नए आकार दे दियो, भी आकार में किए हैं। ये मतलब मानी जाने बात आप थरकोनी का साक्ष्य थरकोनी काम करे। फिर भी बाद में क्यों महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता है। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण अपनी एक विधि है कि चट्टाना की आयु के बारे में जानकारी देवे, यानी बिन आयु को निर्धारण कौन करने वाली विधि के नाम है रेडियोमेट्रिक। तो बाकी 200 करोड़ पुरानी जी की शेर चट्टाना है ब्राजील के तट पर, यानी 28 की शेर चट्टाना है 200 मिलियन वर्ष पुरानी, वही शेर चट्टाना 8 भी मिलेगी। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो कि शेर चट्टाना 8 है, वह भी 200 करोड़ वर्ष पुरानी शेर चट्टाना इस क्षेत्र में भी मिलेगी बाद में। कि ठीक है, तो इन क्षेत्रों में मिलेगी, मतलब जलवायु थोड़ी समान है तो चट्टाना तो एक से हो सके बठू, अगर कोई ज्वालामुखी वगैरह उद्गार हो तो एक से हो सके चट्टाना, तो क्या हो कौन सा है हाँ क्यों यहाँ को नहीं में मिलन आ गई चट्टाना। यानी मारो मानना है कि पहला महाद्वीप है जगह दोनों आपस में जुड़ेड़ा और एक कालांतर के मां विभाजित होया और आज फैल गया मां इतनी दूरी होगी समय के अनुसार 200 करोड़ वर्ष। एक ये इन्होंने साक्ष्य दिया। फिर वहां इन्होंने ये भी साक्ष्य नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर इन्होंने टिलाइट चट्टानों का साक्ष्य दिया कि टिलाइट निक्षेप, टिलाइट चट्टाने वो होती है मतलब जो हिमानी निक्षेपों में हो, यानी जहां बर्फ होगी वहीं इन चट्टानों का निर्माण होता है।
हिमानी निक्षेपों से निर्मित चट्टानें हैं ये भारत में, अफ्रीका में और फॉकलैंड द्वीप में, जो यहाँ इस लोकेशन पे यहाँ मिलता है अपन को, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। उन्होंने कहा अंटार्कटिका में ठीक है आज भी बर्फ है, ठीक है वहां मिलते हैं, लेकिन इन ट्रिलाइट चट्टानों का भारत में, अफ्रीका में, फॉकलैंड द्वीप में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में यहाँ तो इनका कोई संबंध नहीं है। चोखो तब तो तावड़ियों पड़ा है तो अठे की टिलाइट चट्टाना आ गई। फिर वहां को फिर थोड़ा थोड़ा साक्ष्य माने जाने लग गया, विश्वास करने लग गया। फिर बाद में एक डियोपल्सर निक्षेप को यानी सोने की चट्टाना का दक्षिणी अफ्रीका का और दक्षिणी अमेरिका को और दक्षिणी अफ्रीका को दो अठे का क्षेत्र लिया। यहाँ से इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका का नहीं भाई, यहाँ से इन्होंने घाना का लिया और यहाँ से इन्होंने ब्राजील का लिया कि इन तटों में समानता पाई जाती है। यहाँ पर घाना में है, यहाँ सोने के निक्षेप पाए जाते हैं और ऐसी कोई चट्टानें वहां पाई नहीं जाती जहां से मतलब सोने का जो तत्व है वो वहां पाया जाए। लेकिन इस घाना वाली चट्टान यहाँ अब ब्राजील वाली चट्टानों में सोना पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये पहले यहाँ थी और यहाँ उस समय के ये निक्षेप है और अब ये अलग हो गई, तो चट्टानें इस भाग में आ गई, उस भाग में चट्टानें नहीं बची, लेकिन वो निक्षेप बचे हुए हैं जो यह दर्शाता है कि ये आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, पल्सर निक्षेप का ठीक है, सोचा तो बढ़िया तुम काम तेरे ठीक है चलन आ रही है। बाद में वहां के मैं ये कौन कहना रहे, मैं बहुत सारा साक्ष्य था ले आगे दिया क्या थे, सोचो एक बार मेरी सोच पर विश्वास तो करके देखो। फिर आके जीवाश्म का वितरण, मतलब बिचारा जल है और ए दो स्थल खंड है, दोनों स्थल खंडा पर समान जीवों में पाए जाने के मतलब बने क्या स्थल खंड आपस में पहला जुड़ेड़ा नहीं, तो ये खारा पानी है और खारे पानी को पार कर पाना किसी जीव के लिए लगभग नामुमकिन होता है। केवल वही जीव जो खारे पानी में रहते हैं और वो भी इतनी ज्यादा दूरियां तय नहीं करते क्योंकि वो अपने स्थल खंड के पास या अपने प्रायवास में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा लेमुरिया का इन्होंने उदाहरण दिया कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमुर नाम का एक जीव पाया जाता है। इसको इन्होंने लेमुरिया की, इस तीनों स्थल खंडों को जोड़कर लेमुरिया की संज्ञा भी दी कि ये तीनों स्थल खंड आपस में पहले जुड़े हुए थे जब ये जीव लेमुर पाया जाता था और इन तीनों स्थल खंडों से ही इस लेमुर जीव की हड्डियों के अपन को साक्ष्य भी मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने एक मिसोसोरस का दिया। ये एक छोटा रेंगने वाला जीव होता है जो केवल उथले खारे जल में पाया जाता है। अब ये जीव एक तो दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत में पाया जाता है और दूसरा जो ये पाया जाता है वो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में ये पाया जाता है। और अब इन दोनों के बीच की समुद्र की दूरी यानी कितनी दूरी है इन दोनों के बीच की, तो वो 4800 किलोमीटर दूर है, बीच में खारा पानी भरा हुआ है। तो इन्होंने कहा ये जीव तैर के कैसे आए, वो साथ में बैठे थे कि हो सके कोई लकड़ी पड़ जाओ है पानी में और दो जीव कोई लकड़ी पर बैठ गए इले महासागर तक तैर के आ जाए। अल्फ्रेड वेगनर साहब क्यों देखो ना मानना जो तुम नहीं कह दो कि मैं माना को नहीं, मैं मारे पर विश्वास करना रहे थे, थारा पर विश्वास कर ला रहे थे, थारा पर करे रखो, मैं मारे पर करे रखो। मिसोसोरस का इया पाटड़े पर बैठ के थे जाके देख लो ना डूब जाओ तुम्हारे जीव के डूबे को नहीं, का जीव तो बहुत छोटा हुआ है, यानी इले पास नाव पर बहुत थोड़ा जीव चढ़ा होगा और इले पास आया है जब तक एक आधो जीव तो बच गया होगा और फिर अठे जीवन प्रारंभ कर दिया होगा। वेगनर साहब के देखो मैं दो बल और बताऊंगा था ने जक्का बल्लाऊं अब आके होगा ठीक है मान मूल्य तेरो कई साक्ष्य है टिलाइट चट्टाना आपल से नीचे पामा ऐ साक्ष्य काम आधार पर ठीक है मैं तेरी एक बार बात मान भी ली, तो क्या कोई तो कारण होगा भी कारण तेरा जगह तू केवे है तो कोनी क्या पर तू केवे है क्या महाद्वीप विस्थापित हो रही है, तो कोई तो तेरे कारण होगा क्या महाद्वीप विस्थापन होने लग रही है, कोई तो तेरे बल होगो, बल के बारे में तुम मतलब सोचते हो क्या इन बल का कारण है होने लग रही है, तो तेरे कन के यहाँ प्रमाण किए। तो फिर वेगनर साहब क्या है एक तो पोलर फ्लाइंग बल और एक ज्वारीय बल, ये दो बल ऐसे बल हैं जिनके कारण ये महाद्वीप है ये विस्थापित हो रहे हैं। जब उन्होंने ये बलों के बारे में बताया तो इन बलों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो महाद्वीपों को विस्थापित कर पाए,
तो यहाँ आते उनका सिद्धांत थोड़ा और कमजोर पड़ गया, उनका मत थोड़ा और कमजोर पड़ गया। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि इन बलों से ही पृथ्वी के जो महाद्वीपों को विस्थापित होने लग जाएंगे, इसका क्या मतलब बनता है? इससे तो फिर क्या कभी किधर महाद्वीप विस्थापित होंगे, कभी किसी दिशा में महाद्वीप विस्थापित होंगे, एक दिशा में वो नहीं चल पाएंगे। यानी दो महाद्वीप हो रहे हैं तो वो एक बार आमने सामने एक दिशा में हो रहे हैं, फिर वो वापिस अपनी विपरीत दिशा में भी होने लग जाएंगे। ये फ्लाइंग बल तो बदलता रहता है। फिर उन्होंने कहा ज्वारीय बल। फ्लाइंग बल ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। यानी फ्लाइंग बल किसके? पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के फ्लाइंग बल का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है तो उसके बीच का जो क्षेत्र है वो थोड़ा बाहर निकल जाता है और ऊपर का क्षेत्र है वो थोड़ा चपटा हो जाता है। यानी पृथ्वी अपनी कैसी है? बीच से थोड़ी बाहर निकली हुई है, विश्वत वृत्त पर थोड़ी बाहर निकली हुई है और ऊपर से अपनी चपटी है। ये किसके कारण हुआ? पृथ्वी के घूमने के कारण। अब ये आप कैसे देख सकते हो? घरे आटा मोइयो बहन बिनिया घुमाया, आपा बिनिया घुमावा जब के हो वो बिचारू के हो जाए बड़ो कोनी हो जाए यार ऊपर बिना तल मतलब ऊपर का जगह सिरा है थोड़ा सा मुझ जा बिचारा बिना पाइया घुमावा जना जब बे कारण बिया ही पृथ्वी अपने काम करे यानी बा घूमने लग रही है तो वह भी बिया ही हो जाएगी। तो ऊपर का जगह दो अक्ष है, यानी जो ऊपर का बिंदु है गोले गोले का बोल कोनी में दिखाती मारे वह ज्यादा घुमाएगी जब के अंदर आ जाए थोड़ा, और जो का बीच को हिस्सा है वो बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का जो पोल है अपनी पृथ्वी का वह अंदर आ जाएगा और जो बाहर हो जाएगा। इन कारण ही तो अपनी पृथ्वी को आकार के गोलाकार है, बिल्कुल गोलाकार ना हो गए जियोडाकार में। ठीक है, फिर आगे हो गया ज्वारीय बल। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जो बल पैदा होता है उसको ज्वारीय बल कहते हैं। कि मोदी साहब आके हो गया ज्वारीय बल के कारण है जगह महाद्वीप रहे विस्थापित होने लग रहे हैं। मां क्यों यार क्या बात कर तू इतो क्या सूर्य और चंद्रमा को आकर्षण को बल होता तो और ग्रहण खींच कौन लेता क्या आपका नहीं इतो बल भी कौन ही है। जब तक पृथ्वी का आंतरिक बल के बारे में कोई ज्यादा जानकारी ही कोनी, ज्यादा जानकारी ही कोनी। आप अब इनके बारे में आगे की थोड़ी सी जानकारी अगली स्लाइड में दिखाना। तो अपन ने ये जान लिया था कि विस्थापन के बल कौन कौन से वेगनर मोदी के अनुसार थे, तो ज्वारीय बल और दूसरा ध्रुवीय आकर्षण बल या पोलर फ्लेइंग बल। अब इन्होंने ये दिया तो उन्होंने कहा भाई मां तो सेट कौन बैठा मांग लो मैं आ बात तेर ली मां तो बढ़िया ठीक लगी कोनी का हाँ बल्ला कारण थोड़ी हो जाएगा। फिर वेगनर मोदी मैंने तो थोड़ी सी क्रेडिट ही ज्यादा मेहनत क्रेडिट बाकी मैं क्या इन और साक्ष्य प्रस्तुत करके बता देवांगा। क्या हाँ बता क्या बताओगा? तो क्या मैं एक तो आइसलैंड पर लेंगा, एक ग्रीनलैंड पर लेंगा, दो खुंटा रोपांगा, खुंटी रोप देंगा और बांगा बिचाड़े ताको बांध दिया बांगा बिचाड़े की दूरी नाप लेंगा। ठीक है, कहा हाँ ठीक है। क्या जे 1 या 1.5 साल बाद बांगा बिचाड़े की थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी जब तो महाद्वीप मतलब महाद्वीप जगह विस्थापित होने लग रही है वरना कौन नहीं होने लग रहा। तो बैग एक रे ये अपना ब्रिटेन और यहाँ अपना ये ग्रीनलैंड था, ये अपना क्या था ग्रीनलैंड। जब अपन एक यहाँ और दूसरा यहाँ आइसलैंड ठीक है ये बर्फ क्या है तो यहाँ के यहाँ अपन दो धागे मतलब दो पोल लेते हैं और वहां पर धागा बांध लेते हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी बढ़ी तब तो हम सही है, अगर नहीं बढ़ी तो हम सही नहीं है। तो 1930 में ये खुंटा खांटा रोप गया आपकी खुंटी खाटी रोपी है ताको तो पहली बार नापी है दूसरे गया 1930 के मां का परिवर्तन हुए है कि ना हुए। तो 1930 के मां बर्फ के मां अत्यधिक ठंड के कारण वेगनर साहब की मृत्यु हो जाए। तो वेगनर साहब को काम तो हो गया, वेगनर साहब जी तो अब सल्ट गया बंद, वेगनर साहब अब बंद हो गया मतलब। तो उसके बाद अपन थोड़ा सा एक बार आर्थर होम्स को और देख लेते हैं। इन्होंने क्या दिया? 7 धारा सिद्धांत। आर्थर होम्स ने क्या दिया? 7 धारा सिद्धांत। आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी के मेटल भाग में 7
धाराएं चलती रहती है जो ऊष्मा के संतुलन और घनत्व विभेदन में भी सहायता करती है। ऊष्मा के संतुलन में और घनत्व के विभेदन में सहायता करती है। आर्थर ओम्स ने कहा कि पृथ्वी के जो अंदर है ना वो 7 धाराएं चलती रहती है, यानी पृथ्वी के अंदर जो ज्यादा गर्म है तो ज्यादा गर्म है वो किसकी ओर बढ़ेगा, ठंडे की ओर बढ़ेगा, और जो ठंडा है वो गर्म की ओर चला जाएगा। तो यानी ये धाराएं ऐसे चलती रहती है। ये अपनी मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अपना मेटल भाग मान लो आप कोई ना कोई, इसको ऐसे ही ऐसा ले लो, यानी ये अपना कोई पृथ्वी का मेटल भाग का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें कैसे ये जो गर्म ज्यादा होगी वो धारा कैसे जाएगी, ऊपर की ओर आएगी, और जो ठंडी होगी वो इसका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर चली जाएगी, नीचे की ओर। और इसमें कैसे जाएगी, ये ऐसे इसमें चलेगी, यहां से कोई धारा उठेगी तो वो ऐसे 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 ही जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी वापिस इसका स्थान लेने के लिए। और इधर वाली भी क्या करेगी, ऐसे ही चलेगी, ऐसे चलेगी, ये नीचे आ जाएगी फिर। तो यहाँ पे कौन सी सीमा का निर्माण होगा और यहाँ पे कौन सी सीमा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे तो अपसारी, यानी ये दूर जा रही है, इधर वाली इसको किधर खिसकाएगी, इधर, और इधर वाली ये जो अंदर कोशिकाएं ये तापमान की ज्यादा की चल रही है, इधर किधर छिड़काएगी इस प्लेट को, इधर धक्का मारेगी, तो ये तो अपसारी सीमा बन जाएगी, अपसारी। और ये बन जाएगी अभिसारी। ये ऐसे आ रही है, यानी ये इधर से भी जुड़ रही है और इधर से भी। ये अगर प्लेट है तो इसको किधर, इधर, और इसको इधर, यानी यहां अगर 2 प्लेट है तो वो इस दिशा में सरकाएगी। तो ये कौन सा संबंध बन जाएगा, अभिसारी सीमा, अभिसारी, ठीक है। आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप भी ये ऐसा कह सकते हो कि ये 7 रेखाएं ऐसे कैसे चलने लग जाती है। तो इसका उदाहरण आप जब चाय बनाते हो तो उसमें देख लेना, चाय जब भी आप उकालते हो तो क्या होता है, जो चाय की पत्तियां हैं वो तल में होती है और वो ऊपर आती है, ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है, ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है। वो यही 7 धाराएं होती है। यानी वो ज्यादा पानी गर्म हो गया वो ऊपर की ओर आता है, ऊपर का पानी नीचे वाले की तुलना में कुछ ठंडा होता है तो वो नीचे चला जाता है, और उसी प्रक्रिया के तहत 7 धारा का निर्माण होता है। ऐसे ही ये पृथ्वी में चलती है। लेकिन जब तक इन्होंने ये सिद्धांत अपना प्रतिपादित हुआ, विश्वास में आया कि हाँ ऐसा ही होता है, तब तक अपने वेगनर साहब निपट चुके थे। लेकिन वरना यह सिद्धांत और उसके साथ समाहन द्वारा सिद्धांत और जुड़ता तो उनके महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का कुछ विश्वास और बढ़ता और उसके कुछ पक्षकार और बढ़ जाते। और ये इन्होंने सिद्धांतों के साथ ये प्रस्तुत कर दिया था कि 7 धाराएं पृथ्वी के अंदर है, वो चलती रहती है और उसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन होता रहता है। यहां से यह विश्वास किया जाने लग गया था कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, वह विस्थापित होते रहते हैं। इसके बारे में एक अध्यस्थल विस्तार परिकल्पना और उसके बाद अपनी प्लेट विवर्तनी की आई गई है, उसने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कैसे कैसे महाद्वीप विस्थापित होते हैं, ये सब कुछ। तो भटनेर एजुकेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट चली गई है, आगे का पूरा अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। जय हिंद, जय भारत।